गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ये वन शॉट नोट्स होगा जो कि क्लास 10th का साइंस का जो केमिस्ट्री होता है ना, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र बोलते हैं, उसी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ से हम इसका वन शॉट नोट्स कराएंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर इसको आप देख लेते हैं तो इससे देखने के बाद आपका जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें विज्ञान का जो पहला टॉपिक आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आता है विज्ञान। ये अध्याय 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं परिचय। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुण में परिवर्तन होता है किंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान समझिएगा, भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बल्ब का जलना, नमक, जल में नमक का घुलना, मोम का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, फलों से सलाद बनाना, मक्खन का बर्तन में पिघलना, ठीक है। तो ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन है। जो ये पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर पहले वाले रूप में नहीं आ सकता। जैसे कि बल्ब का जलना, जल में नमक का घुलना, क्या जल में नमक जल घुल जाएगा तो फिर नमक बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इस तरह का जो क्रियाएं होती है यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। समझ आ गया। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह पदार्थ जिसमें रासायनिक गुणों का परिवर्तन होता है। क्या होता है, रसायन गुणों का परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, दूध से दही बनना, क्या है, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, आयरन में सल्फर, आयरन ऑक्साइड, लकड़ी और कागज का जलना, क्रमशः ये भौतिक परिवर्तन का रासायनिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन के माध्यम से ये रासायनिक परिवर्तन होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो ध्यान से देखिए, ऊपर में जो पढ़े वही चीज़ नीचे में है, लेकिन इसको समझना है। यह है भौतिक परिवर्तन और इधर है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में केवल भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ का रासायनिक गुण, अपघटन एवं पदार्थ का पुण्य भिन्न होता है। भौतिक परिवर्तन, यह परिवर्तन अस्थायी होता है लेकिन यह परिवर्तन अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी का मतलब होता है जब चेंज हो जाएगा तो फिर पहले वाले रूप में नहीं आएगा। अब भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी होता है, ये चेंज होने के बाद फिर पहले वाले रूप में आ जाता है। इनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इनमें पुनर्व्यवस्थित पदार्थ का प्राप्त हो सकता है, इन्हें पूर्ण प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला उदाहरण कुछ और इसमें बोला। उदाहरण क्या कहता है कि जल का वाष्पीकरण, फलों से सलाद बनना होता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनाना, ये सभी क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है उत्पाद। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसको केमिकल रिएक्शन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं और नए पदार्थ में भौतिक और रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ के भिन्न होता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया, जैसे कि जल का निर्माण करता है, यानी जल पानी का निर्माण करता है, जैसे कि भौतिक व रासायनिक गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग करता है। जैसे कि H+O2 H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बनाता है। कार्बन का ऑक्सीजन से उपस्थित में जल कार्बन डाइऑक्साइड बनना CO2 होता है और भौतिक और रासायनिक कार्बन से भिन्न होता है, जैसे कि Ca+O2 बराबर CO2 बन जाता है। समझ आ गया। अगला है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन करना, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, किसी गंध का निकलना और अवशेषण प्रिवेंस्पीड ऑफ द बढ़ाना, ये सभी जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कहलाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे ये रहा कि क्या कहता है कि दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया। अब दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो क्या क्या होता है, तो सबसे पहला भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, और दही का बनना, ये सभी क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए लोहे पर जंग लग जाए, खराब हो जाए तो फिर से तो लोहा नहीं बन पाएगा। अगर भोजन पच जाएगा तो क्या फिर से वो भोजन बन पाएगा। मान लेते हैं कि हम आम खा लिए, एकदम बढ़िया आम था, काट के उसको पेट में चला गया, तो क्या वो फिर से आम बनेगा, नहीं। अब दही का बनना, अब मान लेते हैं दूध है, दूध से हम दही बना लिए तो दही तो फिर से दूध नहीं बन पाएगा ना। तो ये सभी हमारा क्या कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए अब केमिकल रिएक्शन के बारे में, इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण है क्या, रासायनिक परिवर्तन जाने। अब रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे कि यहाँ पे है मैग्नीशियम Mg का वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण उष्मा Mg+O2 या MgO कहते हैं, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक की हम बात कर लेते हैं। अभिकारक कहते किसे हैं, तो देखिए ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं रासायनिक अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये सभी क्या कहलाएगा अभिकारक कहलाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और हाई ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि होता है। चलिए देखते हैं उसको विधि क्या होता है। ध्यान से सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि अभिकारक उत्पादन के बीच तीर का निशान लगाते हैं। जैसे कि समीकरण हम लिखते हैं तो उत्पादन जो होता है उसके बीच तीर का निशान लगाते हैं ऐसे। ठीक है, तीर के बाईं ओर LHS अभिक्रिया और दाईं ओर RHS उत्पादन को लिखा जाता है। अभिक्रिया के गुण सूत्र के बीच धनात्मक का निशान लगाते हैं, उसी पर उत्पादन के बीच का घनात्मक निशान लगाते हैं। तीर का सिरा हेड ऑफ द पॉइंट एरो उत्पादन की तरह होता है, जो भी अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा समीकरण जिसको स्केलेटन्स केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके द्वारा पक्ष बाईं तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके कुछ महत्व भी होते हैं। रासायनिक समीकरण का महत्व होता है, क्या क्या इसका महत्व होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न निर्मित होना न विनाश होना। रासायनिक अभिक्रिया के पहल अभिक्रिया एवं पश्चात प्रत्येक परमाणुओं की संख्या में समान होना चाहिए, और इसे रासायनिक समीकरण का संतुलित क्यों आवश्यक है, इस तरह का जो बातें होती है ये सभी हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर दर्शाया जाता है। उसके कुछ और ट्रिक है, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को उत्पादन में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उसके उत्पादन में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि कोई परमाणु संख्या है या रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो भी उत्पादन परमाणु होता है उसकी परमाणु की संख्या जो होगा वो कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगला है रासायनिक समीकरण का संतुलन करना। अब रासायनिक जिसको बैलेंसी ऑफ द केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के निम्न विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। रासायनिक जो समीकरण है उसके अलग अलग विधि द्वारा क्या करते हैं, उसे संतुलित करते हैं। जैसे कि पहला आता है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि विधि होता है। इस विधि में क्या करते हैं कि असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों तरफ कोष्ठ यानी कि ब्रैकेट बना लीजिए। ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ Fe+H2O और तीर का निशान दे दीजिए, और Fe2O3+H2O। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्याओं को नोट कर लीजिए। यहाँ पे नोट किया हुआ है तत्व परमाणुओं में परमाणुओं की उत्पादन को परमाणु की संख्या कहलाता है। जैसे कि Fe13
H12 और O14 होता है। इसको ये फार्मूला होता है, समीकरण होता है। अगला बात करते हैं कि हम पहले सबसे अधिक परमाणु वाले पदार्थ संतुलित करेंगे। इस आधार पर Fe3O4 लेते हैं। जैसे कि दाईं तरफ ऑक्सीजन परमाणु 4 दिया हुआ है, जबकि बाईं ओर केवल एक ऑक्सीजन परमाणु संतुलित किया गया है कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन परमाणु के लिए दाईं ओर दिया हुआ है 4 है, यहाँ पे ये सब देख लीजिएगा। Fe लोहा, Fe का मतलब होता है लोहा को संतुलित करने के लिए यहाँ पे Fe फिर 4+H2 को दर्शाया गया है। संतुलित समीकरण के बाएं पर विकर्ण के उत्पादन सैनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था में संकेत को भी दर्शाते हैं, जिससे विकारों को उत्पादन की भौतिक अवस्था में संकेत, जैसे कि ठोस सॉलिड बोलते हैं, द्रव यानी कि L यानी कि लिक्विड से दर्शाते हैं। L का मतलब होता है लिक्विड, S का मतलब होता है सॉलिड और G का मतलब होता है गैस, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है गैस को Ga से, ठीक है। विलियम, जलीय विलयन को एक्यू यानी कि इक्वेशन से दर्शाया गया है। इक्वेशन मतलब होता है जलीय विलयन, इसको याद कर लीजिएगा। अभिक्रिया के परिस्थिति में दाब प्रत्येक तीर से ऊपर या नीचे दिखते हैं। अभिकारक को गर्म करने से तीर के ऊपर त्रिभुज सम्स लिखकर दर्शाया जाता है, ऐसे वाले, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला आता है संयोजिक अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन, ठीक है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, इसे संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि A+B = C, एक स्ट्रक्चर Cr हो जाता है। उदाहरण CS+O2G = CO2G बन जाता है, मतलब दो अभिक्रिया इसमें जोड़ दिया और जोड़कर एक नया अभिक्रिया का निर्माण कर देता है, ठीक है। अगला है कि इसमें दूसरा कि वियोजन अपघटन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादन बनाते हैं, ठीक है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि 2FeSO4S और Fe2O0S + SO2G SO3 + G होता है। वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। अब बात करना है कि वियोजन जो अभिक्रिया होती है, इसी का प्रकार दिया हुआ है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला उष्मीय वियोजन, जिसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ऊष्मा द्वारा दिया गया वियोजन होता है, जिसको गर्म करने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है। CO3, जो कि CaOH + CO2G होता है, चूना पत्थर बुझा चूना कहलाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि चूना बिना बुझा चूना का प्रयोग विभिन्न उपयोग में सीमेंट में होता है। ये भी याद कर लीजिएगा कि चूना पत्थर जो होता है, बिना चूना बुझा चूना जो होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसका प्रयोग जो होता है सीमेंट बनाने में होता है। किस में होता है? सीमेंट का निर्माण करने में होता है, ठीक है। अगला है विद्युत वियोजक, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा की प्रवाहित करने होने वाले वियोजक, जैसे कि उदाहरण जब अम्लीय जल विद्युत द्वारा प्रवाहित होता है, विद्युत द्वारा क्या होता है? प्रवाहित की जाती है, तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विघटित हो जाता है, वह विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 2H2 यहाँ पे दर्शाया गया है। अब आता है तीसरा नंबर है प्रकाशीय वियोजन, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोलॉजिस। सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होने वाले वियोजन हमारा प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी के द्वारा, ठीक है। तीसरा नंबर में है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया है क्या? तो इन अभिक्रिया के विभिन्न क्रियाशील तत्व के यौगिक से विकसित कर देते हैं। जैसे कि लोहे की कीले पर भूरे रंग की कॉपर पर परत जमना, यानी कि जिसको बोलते हैं जंग लग जाना, ठीक है। जिससे परत जैसे जमता है, हवा के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, उसमें लोहे पे एक जो ऊपर की परत होती है वह उड़ने लगता है, जिसको हम लोग जंग लगना कहते हैं, जिससे लोहा खराब हो जाता है। तो उसका सूत्र है यहाँ पे, उसको याद कर लीजिएगा। लोहे के भूरे रंग की परत को जम गई है, जिसके CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाता है, ठीक है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं उपचयन की। क्या है उपचयन? उपचयन है क्या? तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की ह्रास होता है, अथवा दोनों में, इसकी अपचयन कहलाता है। उदाहरण जैसे कि CaO2 CO2 बन जाता है, 2Cu + O2 CuO बन जाता है। अब बात करते हैं अपचयन। ऊथा उपचयन और नीचे है ये अपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अपचयन।
उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होता है, वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, दोनों में उपचयन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। इसमें बोला है कि ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास, इसमें बोला ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, दोनों में थोड़ा इस वर्ड सेंटेंस इधर उधर है, बस दोनों का सेम ही है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। अब दैनिक जीवन में अभिक्रिया के क्या क्या प्रभाव हैं। इफेक्टेड ऑफ द ओरिएंशन ऑफ द रिएक्शन एवरी डे लाइफ। पहले तो हम बात करते हैं संरक्षण, जिसको बोलते हैं कोरिजन। ये कोरिजन मतलब संरक्षण है क्या, जैसे देखिए कोई धातु, नमी, वायु, जल, अम्ल आदि संपर्क में आते हैं, ये धातु संक्षारित कमजोर हो जाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी में काली परत पड़ जाना, तांबे पर हरी परत चढ़ जाता है। जैसे कि तांबा का कोई सामान हो, बर्तन, जिसके मेरे पास क्या है, तांबा का जग है, तो उसको जब हम खुली वायु में रखते हैं, पानी उसमें भरो या खुली वायु में जिसमें हवा के संपर्क में आने से वो किसका रंग क्या हो जाता है, हरा कलर का पड़ जाता है। संरक्षण में धातु को पेंट करके मिश्रित धातु बनाकर अन्य धातुओं पर परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे संपर्क में धातु कमजोर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे चांदी पर काली परत चढ़ जाना और जंग लग जाना लोहे पर, तो लोहे को अगर जंग लग जाता है, इसका रंग खराब हो जाता है, तो उसी को बचाने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे उसका रंग भी खराब ना हो और वह ज़्यादा दिन तक टिक सके। तो इसीलिए सभी को हम क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए पेंट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं रेंसिटी यानी कि विकृत गंधिया। ये विकृत गंधिया है क्या, तो वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उसकी स्वाद और गंध में परिवर्तन आता है। जैसे वायु से युक्त खाद्य पदार्थ का खराब होना, पनीर युक्त रखने पर युक्त गंध देने लगता है। जैसे कि पनीर खट्टा जो उसको फाड़ने से बहुत दिन पर रखने पर क्या होता है, वह खराब होने लगता है, महकने लगता है। अगला है विकृत को रोकने का उपाय। क्या है, विकृत को रोकने का उपाय। तो पदार्थ के वायुरोधक बर्तन को रखिए, खाने का प्रतिशत रखिए, आलू चिप्स की पैकिंग में ऑक्सीजन की जीवन नाइट्रोजन गैस भर के जैसे कि जो खाने वाला चीज़ होता है ना, खाने वाला पैकेट होता है कोई भी सामान का, तो उसमें क्या होता है, गैस भरा होता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो भरा होता है खाने वाले पैकेट में, जिसके उसका आलू का चिप्स पैकिंग, जिसे में बताया गया है कि आलू के चिप्स का जो पैकिंग होता है, ऑक्सीजन को जब नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। खट्टा पदार्थ तथा पके भोजन को सीधे सूर्य की प्रकाश के संपर्क से बचाकर, जैसे कि कोई खट्टा पदार्थ है या पका भोजन है, तो उसको सूर्य के प्रकाश में रखने से वह सूखता है, खराब होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश में उसे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे सभी, वन शॉट मैंने आपको यहाँ से कंप्लीट करवा दिया। अब इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। ठीक है, जो कि क्लास 10th का साइंस है, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ताकि आपको इसका जितने भी हो आप उसका क्वेश्चन आंसर करके तैयार कर ले और आपका पढ़ने में बहुत ही लाभ हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल इसी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।